इन प्रमुख कवियों के उपरांत अब देखने का विषय ये है कि उस समय की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी। अगर देखा जाए तो उस समय की राजनीतिक स्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ, राष्ट्रीय स्थितियाँ क्या रही हैं, ये समय सीमा के अवलोकन के बाद पता चलता है। 1850 से 1900 तक का जो समय है वो भारत की गुलामी का, दास्ता का समय था। इस समय अंग्रेज़ों ने भारत में प्रवेश कर लिया था और 1857 में भारत की पहली क्रांति हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर जमाना शुरू कर दिया था। अब इस स्थितियों में जो कविता रची गई वो राष्ट्रीय परिवेश को लेकर कविता रची गई और उस राष्ट्रीय परिवेश को जो कविता लिखी गई वो समकालीन परिदृश्य को लेकर भी लिखी गई थी। अतः जब हम भारतेंदु योगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का चित्रण करते हैं तो पहली विशेषता जो निकल कर आती है वो है देशभक्ति की भावना। चूँकि उस समय लोग परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। राजा महाराजा अंग्रेज़ों की टूट फूट का, राजनीति का, षड्यंत्र का शिकार हो गए थे और उसका परिणाम ये निकला था कि भारत में जनता थी वह त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति में आ गई थी कि अब उनका रखवाला कौन है। अंग्रेज़ लोगों ने भारत में टूट फूट की राजनीति को बढ़ावा देकर राजाओं को अपने पास मिला लिया था और जनता को बेसहारा बेदर्द छोड़ दिया था। तब उस समय के समकालीन कवियों ने, जिनमें भारतेंदु खुद हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट आदि कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति की भावना पैदा करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने इसे कविताओं के द्वारा लिखा। इन कविताओं का प्रभाव जनता के ऊपर इतना पड़ा कि उनके अंदर देशभक्ति की इतनी ज़बरदस्त भावना पैदा हुई कि वे लोग एक होकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए तैयार हुए। उस समय के जितने भी तत्कालीन राजनेता थे जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, उन कविताओं के द्वारा उनके अंदर जोश का संचार हुआ जो अब तक उनकी स्थिति मर चुकी थी। और उस मृतप्राय शरीर के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करने का जो बीड़ा उठाया वो उठाया उस समय के भारतेंदु योगीन कविता के युग के कवियों ने। और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके प्रमुख कवि थे। बालकृष्ण भट्ट ने भी देशभक्ति से ओतप्रोत होकर बहुत अच्छी कविताएं लिखी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने भी अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत उच्च कोटि की रचनाएं की। देशभक्ति का एक ज्वाला इस तरह से फूट पड़ी कि सब लोग आकर्षित हो गए और लोग जनमानस कवियों के साथ जुड़ता हुआ भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक कर आगे बढ़ता गया। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो इस समय की है प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। प्रश्न ये रहा कि भारतेंदु युग की जो शुरुआत है वो कालों का संतरास काल है। देखा जाए तो 1850 तक का जो समय था, ईस्वी तक का जो समय था, वह रीतिकालीन सीमा का अंतिम वर्ष था और इसी समय भारतेंदु योगीन कविता की प्रारंभ हुई। तो कई स्थितियों में हमारे सामने ये घटना भी घटित हुई कि हम रीतिकालीन परंपराओं को छोड़कर नए प्रकार की जनता के स्थितियों का अवलोकन करें। अब प्राचीनता की स्थिति ये थी कि रीतिकालीन में कविता राज परिवार की कविता होकर रह गई थी। मनोरंजन रीतिकाल में कविता मनोरंजन की वस्तु बनकर रह गई थी। नायक नायिका का वर्णन, प्रेम का वर्णन और उस कविता के माध्यम से राजाओं को और अपने अधिष्ठाताओं को खुश करने के लिए किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही युग का परिवर्तन हुआ, भारतेंदु योगीन कविता की शुरुआत हुई, सामाजिक वातावरण को देखकर एक स्थितियां ऐसी पैदा हुई कि नवीनता का समन्वय होने लगा। अर्थात वही कविता जो नायक नायिकाओं के प्रेम और सौंदर्य और युद्धों का वर्णन करते हुए बीत रही थी, वही भावना अब देशभक्ति की भावना को लेकर पैदा हुई। तो मूल रूप से इस युग का जो कवियों ने कविता लिखी वो समन्वयवादी कविता थी और वह समन्वय था प्राचीनता और नवीनता की भावना का चित्रण, उनमें समन्वय। तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो है जनजीवन का चित्रण। जनजीवन का चित्रण
अर्थात समाज में लोग जनमानस के अंदर क्या व्यतीत हो रहा है, क्या व्यतीत नहीं हो रहा है, जनता किस तरह सोच रही थी, भारतवासी किस तरह सोच रहे थे, किन परिस्थितियों में जीवन जी रहे थे, आधारभूत सुविधाओं का अभाव था, अंग्रेज लोग हमारे ऊपर दमनकारी नीतियां फैला रहे थे। इन चीज़ों को लेकर, इन स्थितियों को लेकर भारतेंदुयुगीन कविता में जनजीवन का चित्रण किया गया। गरीब लोगों को दास बनाया जा रहा था, अंग्रेज लोग उन्हें लाठी और ठोकर से परेशान कर रहे थे, सुबह से शाम तक काम करवाते थे, तब भी उनको भी नहीं मिल पाती थी।